ज्ञान की खेती करते हैं। दोनों खेती है, हाँ? एक है पेट का भोजन तैयार करता है, दूसरा ज्ञान का बीज डालता है, ज्ञान हासिल करता है और सबके माइंड में भी ज्ञान का बीज डालता है और उसको विकसित करता है। तो इस तरह का हमारा ये काम है। जो बुद्धा ने धम्म बताया है वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें कि खास करके उन्होंने बताया कि मनुष्य दुखी क्यों होता है, मनुष्य की कई समस्याएं जो है वो क्यों उत्पन्न होती है, उसके कारण क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इंसान सुखी हो सकता है। इन सवालों के जवाब उन्होंने खोज के निकाले थे। तो इस तरह की जो धम्म की शिक्षा है इसको हम सब लोगों तक प्रचारित करते हैं। ये हमारा काम समझ में आ गया। दूसरा सवाल ये होगा आपके मन में कि क्या एक स्त्री ऐसा बन सकती है? आप सब तो गृहस्थ जीवन में हैं और हमने अक्सर देखा है कि गृहस्थ जीवन में स्त्रियों को घर के बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है और वो सन्यासी नहीं हो सकती है। हमारे देश में ये परंपरा रही है कि स्त्री ने शादी ही करना है, स्त्री ने बच्चे ही पैदा करना है, घर परिवार संभालना है, चूल्हा चौका करना है, यह है ना स्त्रियों का काम। स्त्री को बाहर, घर से बाहर जाकर ज्ञान लेने और टीचर बनने की इजाज़त उस जमाने में भी नहीं थी और आज भी बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है। होता है कि नहीं होता है? कि हमको तो हमारे संविधान ने अभी आज़ादी दी है, हक अधिकार दिए हैं कि लड़कियां भी पढ़ लिख सकती है, टीचर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, डॉक्टर बन, है ना, कुछ भी बन सकती है। उसके लिए वो घर के बाहर जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, काम करने के लिए जाती है। ये संविधान ने अधिकार दिए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। समाज में आज भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि लड़कियों ने बाहर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए और वो दूसरों को बातें नहीं सिखा सकती, वो किसी की गुरु नहीं हो सकती। लेकिन 2600 वर्ष पूर्व बुद्धा ने ये अधिकार स्त्रियों को दिया। जिस तरह से पुरुषों को ज्ञान लेने का अधिकार है वैसे ही स्त्रियों को भी ज्ञान लेने का अधिकार है। ये उस पुराने समय में बुद्धा ने शुरू किया। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। क्रांति समझते हैं ना? एक बड़ा सामाजिक और शैक्षणिक बदलाव था, ये परिवर्तन था। और उस समय से बुद्धा के शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए हम जैसी स्त्रियां घर से बाहर निकली, घर से बेघर होकर गृहस्थ जीवन त्याग कर बाहर निकली और लोगों में धम्म का प्रचार प्रसार करने लगी। एक बहुत लंबा समय ये इसमें बीता है और मध्यकाल में ये लुप्त हो गई थी। लोगों ने इसे खत्म कर दिया था। बुद्ध के धम्म को भी खत्म कर दिया था, भिक्षु भिक्षुनियों को भी खत्म कर दिया था, सारी बौद्ध संस्कृति को खत्म कर दिया था। लेकिन आधुनिक युग में दोबारा से अब भिक्षु और भिक्षुनियां आपको दिखाई दे रही है। फिर से भिक्षुनी संघ निर्माण हो गया। मतलब हमारे जैसी स्त्रियां जो चाहती है कि बुद्ध के शिक्षाओं का पूरे समाज में प्रचार प्रसार हो, क्योंकि बुद्ध की शिक्षा से लोगों का कल्याण होता है। जो भी इनकी शिक्षाओं को सुनता है, ग्रहण करता है, अपने आचरण में लाता है तो उनका कल्याण हो जाता है। तो हम धम्म के प्रचार के लिए घर से निकले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आम लोगों को हक और अधिकार मिले हैं संविधान में, वैसे ही भिक्षुनी बनने का भी अधिकार स्त्रियों को मिला है। अन्य राष्ट्रों में हमारे देश के जैसा संविधान नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, वैसे हक अधिकार स्त्रियों को नहीं मिले हैं। तो बहुत सारे बौद्ध राष्ट्र हैं, जैसे बर्मा है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, नेपाल है। ये बहुत सारे ऐसे बौद्ध राष्ट्र हैं जहाँ अभी भी स्त्रियों के भिक्षुनी बनने का विरोध हो रहा है। और यहाँ पर हमारा कोई विरोध इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब ने संविधान में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया है। इसलिए हम आपके सामने महाराष्ट्र से इतने दूर से चलकर आए हैं मिलने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा करने के लिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
आपसे रूबरू हो रहे हैं। और कोई सवाल है आपके मन में हमारे बारे में लेकर कुछ? घर से इजाजत कैसे मिली? आम औरतों को नहीं मिलती है ना इजाजत, इसलिए उनके मन में सवाल आते कि उनको कैसे इजाजत मिली। संविधान ने तो हक अधिकार दिए हैं बहुत सारे, फिर भी क्या सभी घरों में उसका पालन होता है? जो पुरुषी सत्ता है, पितृ सत्ता है, उसमें क्या महिलाओं को इतनी आज़ादी घर में दी जाती है? कानून चाहे कुछ भी हो, क्या घरों में इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो एक धर्म गुरु बनकर बाहर आसानी से जाएं और लोगों का मार्गदर्शन करें, उनको सिखाएं? है क्या? इसलिए ये सवाल आता है आम महिलाओं के मन में कि आप अपने घर से कैसे आए, क्या आपको इजाजत मिली? तो हम तभी भी यही उत्तर कहते हैं कि इजाजत इतनी आसानी से नहीं मिलती है, चाहे वो पंजाब हो चाहे महाराष्ट्र हो, पितृसत्ता सभी जगह है। इसके लिए हमें बगावत करनी पड़ती है, विद्रोह करना पड़ता है। सबसे पहले घर वालों से ही विद्रोह करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, पढ़ना चाहती है, लेकिन घर के माँ बाप क्या बोलते हैं? जितना पढ़ लिया उतना काफी है। स्कूल जाने के लिए विद्रोह करना पड़ता है, हाँ, नौकरी करने के लिए विद्रोह करना पड़ता हर है। चीज के लिए करना पड़ता है। और जो विद्रोह नहीं कर पाती उसे अपने घर परिवार के अनुसार चलना पड़ता है, उनके जो नीति नियम होते हैं उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ कानून में ऐसा है तो ठीक है, तुम अपनी मर्जी से शादी करो या तुम अपनी मर्जी से पढ़ाई लिखाई करो, अपनी मर्जी से नौकरी करो, ये कोई नहीं बोलता है। अगर हम बताने जाएंगे तो बोलेंगे पढ़ी लिखी है ना, अपने पास अपनी शिक्षा रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमको मत सिखाओ कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। ये फैक्ट है हमारे समाज का, सच्चाई है ये। तो हमने भी अपने घर के लोगों से बिना उनकी मर्जी के ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि हमें यही काम करना है। जो पुराने लोग हैं उनको समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जो नई जनरेशन के बच्चे, हमारे बच्चे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, इसलिए वहाँ विद्रोह की गुंजाइश खत्म हो जाती है बच्चों के सामने। लेकिन माता पिता या बाकी दूसरे जो लोग होते हैं, रिश्तेदार, इनके सामने बड़ा कठिन होता है। तो हिम्मत करनी पड़ती है, जो बात सही है उसे बोलना पड़ता है, जो काम हमें पसंद है उसे करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, चाहे कोई रोके चाहे कोई टोके। अब क्लियर हो गई बातें?